सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा में विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 12 विद्युत के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन और प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के बारे में अभ्यास किया। आज के इस वीडियो में हम प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन की लाक्षणिकताएं क्या होती है, उसके लाभ क्या होते हैं, उसकी हानि क्या होती है, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन की लाक्षणिकता के बारे में अभ्यास करेंगे। प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन की लाक्षणिकता क्या होती है उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो पहली लाक्षणिकता यह है कि श्रेणी परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में से बहने वाली धारा का मान समान होता है। कितना? तो परिपथ में जितनी भी विद्युत धारा बहती है उसके जितना। मानो कि मैंने 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 को मैंने श्रेणी में जोड़ा है, तो तीनों में से जो भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी उन सब का मान समान होगा। मतलब I1, I2 और I3 ये तीनों का मान समान होगा। और ये तीनों का मान किसके जितना होगा? तो I जितना। ये I क्या है? परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा। परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरोधों को यदि हम श्रेणी में जोड़ते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध में से बहने वाली विद्युत धारा का मान समान होता है। समान मतलब कितना? तो परिपथ में जो भी विद्युत धारा का वहन होगा उसके जितना। दूसरे नंबर पर यदि हम प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोधों के 2 सिरों के बीच का विद्युत विभवांतर का जोड़ इज इक्वल टू परिपथ का कुल विद्युत विभवांतर। मानो कि मैंने 3 प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ा है, R1, R2 और R3 को मैंने श्रेणी में जोड़ा है। परिपथ का कुल विद्युत विभवांतर V है, मतलब V वोल्ट की बैटरी के साथ मैंने जोड़ा हुआ है। तो R1 के 2 सिरों के बीच का जो विद्युत विभवांतर है वो V1, R2 के 2 सिरों के बीच का जो विद्युत विभवांतर है वो V2, R3 के 2 सिरों के बीच का जो विद्युत विभवांतर है वो V3। ये तीनों का यदि हम जोड़ करें तो हमें परिपथ का कुल विद्युत विभवांतर V मिलेगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि श्रेणी परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधों के 2 सिरों के बीच का विद्युत विभवांतर का जोड़ करने पर हमें परिपथ का कुल वोल्टेज प्राप्त होता है। एक बात, अब ये वोल्टेज विभाजित कैसे होगा? तो यह वोल्टेज विभाजित होने में प्रतिरोधों का मान महत्वपूर्ण परिबल है, क्योंकि हम सब जानते हैं ओम का नियम V इज इक्वल टू IR। अभी प्रत्येक प्रतिरोध में से बहने वाली धारा का मान तो समान है। जिसका प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा उसमें से विद्युत विभवांतर मतलब वोल्टेज ज़्यादा बहेगा या तो ज़्यादा विभाजित हो। जिसका प्रतिरोध का मान कम होगा उसके 2 सिरों के बीच का वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। मतलब ये V1, V2 और V3 मतलब प्रत्येक प्रतिरोध में से समान वोल्टेज नहीं होते। प्रत्येक प्रतिरोधों के 2 सिरों के बीच का विद्युत विभवांतर समान नहीं होता, परंतु प्रत्येक प्रतिरोधों के 2 सिरों के बीच का विद्युत विभवांतर उस प्रतिरोध के मान पर आधार रखता है। तीसरी बात, श्रेणी संयोजन का जो कुल प्रतिरोध है वो घटक प्रतिरोधों के जोड़ जितना होता है। श्रेणी संयोजन का जो कुल प्रतिरोध है वो उनके घटक प्रतिरोधों के जोड़ जितना होता है। बराबर। चौथी बात, श्रेणी परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है वो परिपथ में जोड़े हुए बड़े में बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। श्रेणी परिपथ का कुल प्रतिरोध परिपथ में जोड़े हुए बड़े में बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। किस प्रकार की बात करते हैं? मान लीजिए 3 प्रतिरोध R1 बराबर 2 ओहम, R2 बराबर 3 ओहम और R3 बराबर 5 ओहम को हमने श्रेणी में जोड़ा है।
तो क्या होगा, इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा, R इज इक्वल टू 2+3+5। कहाँ से लाया मैं बच्चों, ये सूत्र पर से 2+3 5 5 5 10। अभी कुल प्रतिरोध जो है वो बड़े में बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। 3 प्रतिरोधों को हमने श्रेणी में जोड़ा था, उसमें से सबसे बड़ा प्रतिरोध कौन सा था, R3 बराबर 5 ओम, तो उससे भी बड़ा होता है। मतलब विधान क्या होगा, श्रेणी परिपथ का कुल प्रतिरोध परिपथ में जोड़े हुए बड़े में बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। अब हम बात करेंगे श्रेणी संयोजन की हानियां। श्रेणी संयोजन की हानि के बारे में अभ्यास करेंगे। बच्चों, आप सब जानते हैं कि यदि हम उपकरण या तो प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ते हैं तो कुल वोल्टेज प्रत्येक उपकरण के प्रतिरोध के मान के आधार पर बढ़ जाता है। मतलब मेरे पास मान लीजिए 3 उपकरण हैं, A, B और C बराबर। ये तीनों को 240 वोल्ट पर काम करना है। मतलब 240 वोल्ट मिलेंगे तो तीनों उपकरण पूर्ण कार्यक्षम रूप से काम कर पाएंगे। परंतु आप सब जानते हो कि ये तीनों को मैंने 240 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा। तीनों को मैंने 240 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा। तीनों को मैंने 240 वोल्ट की बैटरी के साथ इस प्रकार मैंने जोड़ा हुआ है। तो क्या होगा, 240 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा है तो 240 वोल्ट में से कुछ एक वोल्ट, मतलब मान लीजिए 60 वोल्ट इसको मिलता है, फिर 90 वोल्ट इसको मिलता है और इसको 90 वोल्ट मिलता है। अभी ये तीनों काम कौन से वोल्ट पर करते हैं, 240 पर सबको कितने वोल्ट मिलते हैं, 60 90 90। अभी ये मैंने मन से नहीं लिखे, एक उदाहरण के तौर पर लिखे, क्योंकि जितना प्रतिरोध ज़्यादा होगा उतना वोल्टेज उसको ज़्यादा मिलेगा। तो जिसको 60 वोल्ट मिलता है वो 240 पर काम कैसे कर पाएगा, और जिसको 240 की ज़रूरत है वो 60 पर काम कैसे कर पाएगा। इन सबको ज़रूरत है 240 की, पर ये 60 पर काम कर सकते नहीं है, अथवा करेंगे तो भी प्रॉपर नहीं करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं श्रेणी परिपथ में बल्ब पूर्ण प्रकाशित जलते नहीं है। दूसरी बात है कि बच्चों, श्रेणी परिपथ मैंने A, B और C ये तीनों को मैंने श्रेणी में जोड़ा है। बराबर, ये तीनों को मैंने श्रेणी में जोड़ दिया है। अभी मान लीजिए कोई भी एक उपकरण बिगड़ जाता है तो बाकी के उपकरण भी बंद हो जाते हैं। मतलब श्रेणी परिपथ में कोई एक उपकरण बिगड़ता है तो बाकी के सारे उपकरण क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। दूसरी बात कि श्रेणी परिपथ में प्रत्येक उपकरण में से बहने वाली धारा का मान समान है। मतलब हमारे पास मान लीजिए 2 साधन है, एक है हीटर और दूसरा है लैंप। ये 2 साधन है, विद्युत हीटर और दूसरा है लैंप। ये 2 साधन है, हीटर और दूसरा है बल्ब अथवा तो लैंप। बराबर। अभी क्या होगा, हीटर को जरूरत है 15 एम्पियर की, जबकि बल्ब को जरूरत है 5 एम्पियर की। हमने श्रेणी में जोड़ा है तो दोनों में से धारा समान ही बहने वाली है। मान लीजिए कि मैंने 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित की है, तो इसको तो 15 की जरूरत है, इसको तो मिल गई, पर इसको जरूरत है 5 की। इसको यदि 15 की देंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। और मान लीजिए मैंने दोनों को कितने एम्पियर की धारा दी है, मैंने दोनों को 5 एम्पियर की धारा दी है, तो इसको ज़रूरत है 15 की और इसको ज़रूरत है 5 की। ये तो चल जाएगा, पर ये पूर्ण रूप से चलेगा नहीं, क्योंकि हीटर को प्रॉपर चलने के लिए कितने एम्पियर की धारा की ज़रूरत है, 15 की। और ऐसा हम क्यों करें, क्योंकि दोनों को समान ही धारा मिलेगी, क्योंकि दोनों को हमने किस में जोड़ा है, श्रेणी में जोड़ा है। और श्रेणी में जोड़ने पर धारा तो समान ही मिलती है। तो हम अलग अलग विद्युत धारा जिसको ज़रूरत है, वैसे अलग अलग साधनों को हम श्रेणी में जोड़े तो उसका हम योग्य ढंग से उपयोग कर सकते नहीं है।
दूसरी बात कि श्रेणी संयोजन में एक ही स्विच होती है, ओनली वन स्विच, एक ही स्विच होती है, बराबर। ये तीन ए, बी और सी, ये तीनों को मैंने शुरू किया एक ही स्विच से। मतलब मैं कोई भी एक साधन को स्वतंत्र रूप से चालू या बंद कर सकता नहीं। कोई भी एक साधन को मैं स्वतंत्र रूप से चालू या बंद कर सकता नहीं हूँ। दूसरी बात कि श्रेणी संयोजन का जो कुल प्रतिरोध है वो बड़े में बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है, बड़े में बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। मतलब श्रेणी संयोजन का जो कुल प्रतिरोध है उसका मान तो ज़्यादा होगा। तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी के मान पर से ऊर्जा का व्यय क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ऊर्जा का व्यय क्या होगा, बढ़ेगा। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये जूल का नियम है, ऊष्मा ऊर्जा का सूत्र। तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी के अनुसार ऊर्जा का व्यय बढ़ेगा क्योंकि R ज्यादा है। अब हम पढ़ाई करेंगे श्रेणी संयोजन के लाभ के बारे में। तो बच्चों हम सबको पता है I इज इक्वल टू वी बटे आर। हम प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ते हैं या तो उपकरणों को श्रेणी में जोड़ते हैं। तो श्रेणी में जोड़ने से जो कुल प्रतिरोध का मान होगा वो सीधी सी बात है, कुल प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। मतलब हम श्रेणी में जोड़कर प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ने पर हम धारा को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ने पर हम क्या कर सकते हैं, धारा को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी बात है कि एसी मेंस जो और हमारे घरेलू उपकरण, घर के विद्युत उपकरण, इन दोनों के बीच फ्यूज को श्रेणी में जोड़ते हैं। इन दोनों के बीच हम फ्यूज को श्रेणी में जोड़ते हैं क्योंकि कोई कारणवश यदि शॉर्ट सर्किट हुआ या धारा ज़्यादा बहेगी तो फ्यूज पिघल जाएगा और धारा यहाँ से आगे जाएगी नहीं, ताकि हमारे घरेलू विद्युत उपकरण को होने वाला नुकसान हम रोक सकते हैं। श्रेणी में है तो समांतर में होगा तो ये यहाँ से उड़ेगा, परंतु यहाँ से धारा कोई और रास्ते से आगे चली जाएगी, पर हम ऐसा करते नहीं है। इसीलिए फ्यूज को हम मेन लाइन और विद्युत उपकरण के बीच श्रेणी में जोड़ते हैं। बच्चों ये थे श्रेणी संयोजन की लाक्षणिकता थी, लाभ थे, हानि थी सब। अब हम समांतर के लाभ, हानि और लाक्षणिकता के बारे में अगले वीडियो में अभ्यास करेंगे। पर यह वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो समांतर संयोजन के लाभ, हानि और लाक्षणिकता इसके लगभग विपरीत है। इसके जो लाभ बनते हैं वो समांतर की हानि बनेगी, लगभग। इसकी जो हानि बनेगी वो समांतर के लाभ बनेंगे। कुछ एक पॉइंट्स अलग है। तो बच्चों ये श्रेणी संयोजन के बारे में आप अच्छी तरह अभ्यास कर लोगे तो समांतर संयोजन का अभ्यास आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। इसके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और बच्चों यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे जो भी वीडियो आएंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।